हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, IBPS RRB PO क्लर्क की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद में IBPS PO 2020 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी हमारे सामने आ चुका है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए कि जब चारों तरफ इतनी अश्योरिटी का माहौल है, कोई भी जो वैकेंसीज हैं, जॉब्स हैं, वो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन IBPS जो है वो अपना कैलेंडर जो है उसे फॉलो कर रहा है और एटलीस्ट हमारे सामने एक गोल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने होता है तो एटलीस्ट हमारे अंदर एक होप होती है कि हाँ, एग्जाम्स जो हैं वो होने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो तैयारी है, हमारी प्रिपरेशन जो है उसे एक बूस्ट मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने आज मैं शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि इसके बाद में आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है एक ट्रेंड सा आ गया है यूट्यूब पे कि आप जब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसकी जो पढ़ के बताया जाएगा आपको, या फिर उससे रिलेटेड कोई जानकारियां हैं वो आपको दी जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पूरी सीरियसनेस के साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो फिर फ्रेंड्स आपको मैं बिल्कुल से ये कहूँगी कि आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपको बिल्कुल एक बार अच्छे से खुद से उसे पढ़ लेना है। लेकिन उसकी जो भी हाइलाइट्स हैं, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आज यहाँ पे आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1167 वैकेंसीज जो हैं वो हमारे सामने IBPS ने दी हैं। फ्रेंड्स, एक बार देखने पे ये लग सकता है कि वैकेंसीज जो हैं वो कुछ कम हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये जो वैकेंसीज हैं ये कंफर्म्ड वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि जब आप देखिए 11 बैंक्स हैं जो कि IBPS PO में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इन 11 बैंक्स में से जो 6 बैंक हैं उन्होंने ही अपनी कंफर्म वैकेंसीज जो हैं वो दी हैं। इसके अलावा जो 5 बैंक्स हैं उन्होंने अभी अपनी कंफर्म वैकेंसीज जो हैं वो नहीं दी हैं। तो वो जो बैंक्स हैं वो अपनी कंफर्म वैकेंसीज देंगे तो ये चीज़ बिल्कुल से कंफर्म है कि वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। हो सकता है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तक भी वैकेंसीज जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आपको इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा साइड करके अपनी प्रिपरेशंस जो हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये नहीं सोचना है पहले से ही कि वैकेंसीज कम हैं तो मैं इसके लिए तैयारी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो पहले से हार मारने वाला एटीट्यूड जो है वो हमें नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स, 1167 वैकेंसीज हैं। एटलीस्ट आपको ये पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर कि एटलीस्ट वैकेंसीज तो आई हैं हमारे सामने, या हमारे सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है। और सबसे बड़ी जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि IBPS PO ने अपनी डेट्स जो है एग्ज़ाम की वो भी हमारे सामने दी हैं। जबकि IBPS RRB जो है उसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो हमारे सामने नहीं दी गई थी। लेकिन IBPS जो PO का नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्ज़ाम्स डेट जो है प्री है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह एग्ज़ाम मेंस की सभी जो डेट्स हैं वो हमें दी हैं। तो एटलीस्ट डेट्स हमारे सामने हैं तो चांसेस जो है एग्ज़ाम्स के होने के वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये डेट्स जो हैं वो टेंटेटिव डेट्स हैं, लेकिन डेट्स हैं और IBPS अपना कैलेंडर फॉलो कर रहा है। तो हमें अपने अंदर दिमाग में एक ही चीज़ बिठा के रखनी है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने वाले हैं और इन्हीं डेट्स पे होने वाले हैं और तैयारी में बिल्कुल से जुट जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार क्विक डेट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होने वाला है 5 अगस्त से लेकर के 26 तक इसकी जो डेट्स हैं वो होने वाली हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वेट नहीं करना है कि 26 अगस्त को ही मैं या फिर 25 जो अगस्त आएगा उस पर मैं फॉर्म जो है वो फिल करने जाऊंगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको 10 से 15 तक जो है वो एग्जाम्स इसके फॉर्म जो हैं वो फिलअप कर देने हैं, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर अगर हम एग्जाम्स में आते हैं तो आप ये देखिए जो प्री एग्जाम है वो है आपकी, उसकी 3 डेट्स हैं हमारे सामने। अक्टूबर की फर्स्ट वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 अक्टूबर है, उसके बाद 10 अक्टूबर है और उसके बाद में जो है 11 अक्टूबर है। ये 3 डेट हमारे सामने प्री एग्जामिनेशन की दी हुई हैं। उसके बाद में मेंस का अगर हम एग्जाम देखते हैं तो वो है 28 नवंबर का एग्जाम, जो मेंस एग्जाम है उसकी डेट हमें दी गई है। तो अगर हम प्री का देखते हैं
तो प्री के लिए हमारे पास में हार्डली 2.5 मंथ जो है वो हमारे सामने है फ्रेंड्स। तो अब आप देख लीजिए आपके पास में कितना टाइम है, कैसी आपकी तैयारी है, हमें क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपने माइंड में इस तैयारी को लेकर के सेट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई है डेट्स की बात। डेट्स के बाद में हम एज की बात यहाँ पे करते हैं। एज क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए, तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है इसके लिए वो है 20 ईयर्स है, 20 साल है, और मैक्सिमम जो है वो है आपके सामने 30 ईयर्स, 30 साल। यानी कि जो एज है वो आपकी 20 से 30 के बीच में 20 to 30 ईयर्स जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको ये भी दी गई है कि 2/8/1990 जो है उससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2000 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये है आपका एज क्राइटेरिया है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो देखिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसमें ये चीज़ है कि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, इन चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन जिनकी अभी कंप्लीट होने ही वाली है लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो आप ये देखिए कि 26/8 यानी कि 26 अगस्त जो है 2020 उस तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। आपकी मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट जो है फाइनल का वो आता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेन जो चीज़ है वो ये डेट है कि 26/8/2020 तक जो है वो आपका फाइनल का जो रिजल्ट है वो आ चुका होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो SC ST जो कैटेगरी हैं उनके लिए 175। एक चीज़ और है इसमें कि एज का जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो एज में जो SC ST जो कैटेगरी है उसको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और इसके अलावा OBC जो है वहाँ पे हमें 3 साल का रिलैक्सेशन है। ये चीज़ हमारी मिस हो गई थी। अभी हम फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि SC ST कैटेगरी जो है उसके लिए फ़ी है 175 रुपीज़ है, और अदर्स जो है OBC जनरल है उसके लिए फीस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि 850 रुपीज़ जो फीस है वो रखी गई है। तो फीस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये देखिए कि कोरोना की वजह से जो भी प्रिवेंशन मेजर्स हमें लेने पड़ते हैं एग्जाम सेंटर्स पे जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा उन्होंने फीस जो है वो भी उन्होंने हाई की है, जिससे कि एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो सके। तो ये चीज़ है थोड़ी सी कि फीस जो है वो थोड़ी सी हमारे सामने इन्होंने बढ़ा दी है। अभी हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर आते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो आप ये देखिए कि PU का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स 3 स्टेप्स में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपको इस पोस्ट के लिए जो है अगर आपको ये जॉब लेनी है तो आपको 3 जो स्टेप है वो क्लियर करके आगे जाना पड़ेगा। सबसे पहले होने वाला है हमारा प्री एग्जाम, और प्री एग्जाम की कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद में मेंस के बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है। आप ये देखिए कि जब आपको इसमें लास्ट जो है वो मेन वेटेज रहने वाला है मेंस का। मेंस में 80% वेटेज है मेंस का। उसके बाद में इंटरव्यू जो है वो आपका 20% रहने वाला है। यानी कि अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया है तो इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए भी हमें प्री तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो हर जो स्टेप है वो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी स्टेप जो है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हर जो हमारा स्टेप है उसकी पूरी सीरियसनेस के साथ में प्रिपरेशन करनी है। ये देखिए एग्जाम पैटर्न में जो प्री है उसमें आपके सामने 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड थर्ड वन इज रीजनिंग एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट हमारे सामने हैं। तो आप देखिए इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का होने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 35 मार्क्स का होने वाला है, और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो भी 35 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आपके सामने आएंगे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं। यानी कि प्री जो है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है वो
सेक्शनल टाइमिंग भी रहने वाली है। सेक्शनल टाइमिंग से मतलब है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट मिलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे और इसी तरीके से रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट मिलने वाले हैं। और ये जो 20 मिनट हैं ये आपको इस तरीके से मिलेंगे कि आप अगर 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिले हैं तो उस टाइम में आप न ही तो इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं और न ही ये 20 मिनट पूरा होने के बाद आप वापस से इंग्लिश पे आ सकते हैं। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि सेक्शनल टाइमिंग होने वाली है, तीनों को इक्वल टाइम जो है वो हमें मिलने वाला है। टोटल 20 और 20 इस तरीके से ये जो है हमारे लिए इसमें इसको टाइम जो है वो डिवाइड किया गया है। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि सेक्शनल टाइमिंग जो है वो तो है ही, उसके साथ में कट ऑफ जो है वो भी आपके सामने सेक्शनल कट ऑफ होने वाली है। यानी कि आपको जो तीनों सेक्शंस हैं उनमें अलग अलग जो कट ऑफ है उसे क्लियर करना पड़ेगा और ऑल ओवर कट ऑफ तो हमारे सामने है ही, उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्री जो है वो क्लियर होता है और हम मेंस में आते हैं। और ये देखिए उसके बाद में चलिए मेंस पे आ जाते हैं। अभी मेंस में जो होने वाले हैं सब्जेक्ट वो हमारे सामने है। फर्स्ट वन इज रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट होगा। फिर है जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो होने वाला है 40 मार्क्स का। इंग्लिश होने वाली है 35 मार्क्स की और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो होने वाला है 35 मार्क्स का। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, वो आपका प्री जो है उसमें चेक हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो रखा गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो जो मेंस है उसमें आपको टाइम मिलने वाला है 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 1 घंटा आपको प्री में मिलने वाला है और 3 घंटे का टाइमिंग जो है वो आपका होने वाला है मेंस के लिए। और मार्क्स जो है वो ये टोटल 200 मार्क्स का है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो मेंस है उसमें एक चीज और है कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो आपके सामने होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या आएगा, लेटर और ऐसे राइटिंग जो है वो हमारे सामने रहेगी। जो है ये दोनों लेटर, एक लेटर राइटिंग होगा एक ऐसे राइटिंग होगा और ये जो होने वाला है ये 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। और ये होने वाला है आपका, इसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट। यानी कि आपको जो टोटल मेंस में मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 3.5 घंटे। 3 घंटे इसके लिए है और उसके बाद में आधा घंटा इसके लिए भी है। तो 3.5 घंटे आपको इंक्लूड होके मेंस में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, आपके सामने मैंने एग्जाम पैटर्न जो है उसकी बात की है। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग हमेशा बैंकिंग एग्जाम में फिक्स होती है 0.25। यानी कि अगर आपने 0.25 एक मार्क, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 0.25 मार्क्स जो है वो कटता है। तो ये इस तरीके से 1/4 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे इश्यू रहने वाला है। और उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बार, जो कुछ चेंजेस हैं हमेशा से। तो ये देखिए आपकी कोरोना की जो कोविड-19 है उसके प्रिकॉशन मेजर्स जो है वो हमें लेके चलने बहुत ज़रूरी हैं। हमें मास्क जो है वो मास्क वेयर करना है, मास्क एसेंशियल है फ्रेंड्स। हर जो स्टूडेंट है एग्जाम के लिए अपीयर कर रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो उसे मास्क वेयर एग्जाम सेंटर पे एसेंशियली होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में ग्लव्स होने चाहिए और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। आप कोई भी कलरफुल वाटर बॉटल जो है वो लेके नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर पे किसी भी तरीके से अगर आपको पानी वगैरह का है तो हमेशा जैसे रहता है वो इस बार नहीं होने वाला है ना, हाइजीन की वजह से। और एक पेन जो है वो आपके पास में, एक सिंपल पेन आपके पास में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है फ्रेंड्स ये आपके पास में नेसेसिटी है, ये आपकी नेसेसरी आपके पास में होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो फ्रेंड्स कि इन चीजों की वजह से या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि हमारे पास में कोई चीज अवेलेबल नहीं है और हम एग्जाम ही न दे पाएं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी लगती हैं सुनने में, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें भी हैं जो हमारे पास में ये चीज़ें सब हैं वो होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। और अभी जो है आपको नोटिफिकेशन एक बार खुद से फ्रेंड्स ज़रूर पढ़ना है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि नोटिफिकेशन जो है हम वहाँ से सुन रहे हैं, वहाँ से सुन रहे हैं, वो हमारे लिए नोटिफिकेशन रीड कर रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बार से नोटिफिकेशन जो है वो पूरा खुद से पढ़ लेना है। और उसके बाद में आपको ये
चीज़ पहले मेंटली बिल्कुल डिसाइड कर लेनी है कि मुझे ये जॉब लेना ही है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना ही है। उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं वो कोई मैटर नहीं करती कि वैकेंसीज कम है या टाइम कम है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल से मैटर नहीं करती। बस हमें सीरियसली तैयारी करनी है और इस जॉब को लेना है। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेशर हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उन्हें बेसिक से ही जो है वो सीखना है, तो हम हर टॉपिक को जो है, मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसमें हम हर जो टॉपिक है उसे बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, तो आप वहाँ से उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने बैंक एग्जाम दिया था तो मैंने अपीयर 2013 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, और 2013 का जो IBPS का एग्जाम था वही मैंने क्लैरिफाई किया था। फ्रेंड्स, ये कभी भी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें कि आपको उसके लिए अलग से कोई स्पेशल टाइम चाहिए या कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप पूरे फोकस के साथ में अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं तो आप बिल्कुल से उसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी मैं वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाती हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई पेड कोर्सेज वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम बेसिक से हम बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ में हर टॉपिक को लेके चल रहे हैं, तो आप ज़रूर से मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की जानकारी है वो बिल्कुल यूज़फुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।